नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। मैं इस समय पश्चिम बंगाल में हूं और ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां इस समय चुनावों की जबरदस्त हलचल है। और यहां से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां आज पीएम मोदी का 2 दिन का बांग्लादेश दौरा खत्म हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कोलकाता में खड़े होकर के ढाका की बात क्यों कर रहा हूं? आखिर बंगाल चुनाव का बांग्लादेश से कोई कनेक्शन है क्या? इस बात को समझने से पहले इस तथ्य को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे से चीन और पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ इक्वेशन पर क्या असर पड़ने जा रहा है। तो आज टेली सीरीज बांग्ला और उसके पहले एपिसोड में देखिए बंग बंधु। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:40 नई दिल्ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के 11 हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। यह पाकिस्तान का ऑपरेशन चंगेज खान था। थोड़ी ही देर बाद रेडियो से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत खुलकर जंग लड़ेगा। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। इसी के साथ देश में वॉर इमरजेंसी लग गई। इस इमरजेंसी का मतलब था सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन राजद्रोह माना जाएगा। इधर दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार कुछ और थे। संघ इंदिरा सरकार से इस बात की इजाजत चाहता था कि बांग्लादेश निर्माण के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की इजाजत दी जाए, लेकिन इंदिरा सरकार नहीं मानी। सरकार को राजी करने के मकसद से संघ ने सत्याग्रह का निश्चय किया। इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ में 21 साल का एक नौजवान भी पहुंचा। यह सत्याग्रह नई दिल्ली में हो रहा था। अब चूंकि इमरजेंसी में इस तरह के धरने का अंजाम सलाखें थी, इसलिए कई लोगों के साथ इस 21 साल के नौजवान को भी तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। यह हकीकत अभी तक अनसुनी थी, लेकिन 26 मार्च को दुनिया इस 21 साल के नौजवान से और उसके जीवन के पहले सत्याग्रह से फिर से परिचित हो गई। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। आंदोलन और नारों से निकल बांग्लादेश एक हकीकत बने, ये सपना नरेंद्र मोदी का भी था। और जिन्हें मोदी के पहले सत्याग्रह पर शक हो, वो ये दस्तावेज देख ले। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एंडी मरीनो ने अपनी किताब में मोदी के सत्याग्रह का जिक्र किया है।
नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के पेज नंबर 34 और 35 में वो बात दर्ज है जो मोदी ने ढाका के नेशनल स्क्वायर पर कही थी। 1978 में मोदी की लिखी एक किताब में भी बांग्लादेश आंदोलन में उनकी भूमिका का जिक्र है। यानी बांग्लादेश मोदी के दिल के बेहद करीब है। यही वजह है कि बांग्लादेश निर्माण के लिए योगदान देने वालों में मोदी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। 20 घंटे की अपनी यात्रा में मोदी ने बांग्लादेश को अपना मुरीद बना लिया। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जब ढाका का स्वरूप खंगाल रहे थे तो जगह जगह कई बांग्लादेशी मिले जिनकी जुबान पर मोदी मोदी था। Receive the great leader Modi from India. आप लोगों ने सैल्यूट किया बांग्लादेश की तरफ से मोदी को सैल्यूट किया। मोदी के बांग्लादेश दौरे पर दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत भी हुई, कई करार हुए, साझा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। लेकिन इस दोस्ती का सजीव प्रसारण देखकर चीन और पाकिस्तान की आह निकल गई। बांग्लादेश में कट्टर पंथ का बीज बोने वाला पाकिस्तान एक साझा विरासत का दोस्ताना देख रहा था। 26 मार्च यानी मोदी के बांग्लादेश दौरे के पहले दिन पाकिस्तान ने सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का टेस्ट किया। ये डर को काबू में करने का पुराना पाकिस्तानी स्टाइल है। अब बात चीन की। बीते 10 सालों में चीन बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश में जुटा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चीन बांग्लादेश में कारोबारी घुसपैठ करने में कामयाब भी हुआ है। बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी चीन की कंपनियों को मौके दे रहा है। ये भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नरेंद्र मोदी चीन को उसी की तर्ज पर मात देने का हुनर रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ढाका के नेशनल स्क्वायर से बांग्लादेश के कारोबारियों को भारत आने का न्योता दिया। उन्हें यकीन दिलाया कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारत से बेहतर मुल्क दूसरा नहीं है। मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भारत आए, हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े। बांग्लादेश के बिजनेसमैन हिंदुस्तान का रुख करेंगे तो करंट बीजिंग में लगेगा। ये बात समझने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश की स्थापना के 50 साल पूरे हुए। मोदी ने इस मौके पर वहां पहुंचकर यह साबित किया कि भारत से भरोसेमंद पड़ोसी दुनिया में कोई नहीं। आतंकवाद दोनों देशों के लिए चुनौती है और दोनों देशों को इससे मिलकर लड़ना होगा। दरअसल बांग्लादेश में कई ऐसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं जिनके टारगेट पर हिंदू आबादी है और एजेंडे में कश्मीर है। पाकिस्तान से मिलने वाली भीख पर ये आतंकी संगठन पल रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टर मौलाना ब्रिगेड भी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है। इसलिए आतंक के खिलाफ बांग्लादेश को साधना भारत के लिए बहुत जरूरी है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में
जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय है। लेकिन मोदी के विदेश दौरे का असर दूसरे देशों तक सीमित नहीं है। मोदी के बांग्लादेश दौरे से सबसे ज्यादा उबाल आया है पश्चिम बंगाल में, जहां असेंबली इलेक्शन शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल पंडित भी मान रहे हैं कि मोदी ने बांग्लादेश जाकर बंगाल इलेक्शन में वो इंपैक्ट डाल दिया है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।